Hey viewers, I am Tanvi. Welcome to Sterling Academy. So, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 9 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी डिस्कस किया था। उस चैप्टर में उस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी क्या होती है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में डिफरेंस किया था हम लोगों ने कि डेमोक्रेसी और जो डिक्टेटरशिप है उनके मीनिंग क्या है और वो किस कंट्री में लाई कर रही हैं एग्जाम्पल के तौर पर, राइट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। फीचर्स क्या है डेमोक्रेसी के। हम लोगों ने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था, बट एक क्वेश्चन राइज होता है। क्वेश्चन क्या राइज हो रहा है, हु आर द रूलर्स, व्हाट टाइप ऑफ इलेक्शंस एंड हु आर द पीपल। सो इस चीज से क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि कौन ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर जो रूलर है वो कौन होगा, जो शासन करेगा, जो रूल करेगा, और किस तरीके के इलेक्शंस होंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि हमें पता होना चाहिए। डेमोक्रेसी तो हमने रीड किया, बट हमें उसके बाद ये पता होना चाहिए कि हु आर द पीपल, कौन लोग हैं, किन लोगों के द्वारा। ये एक ही क्वेश्चन हमारा बन जाएगा कि किन लोगों के द्वारा इलेक्शंस होंगे जिनके ऊपर रूलर होगा, राइट। रूलर कैसे चुना जाएगा, इलेक्शंस के थ्रू, लोगों के द्वारा। लोग ही इलेक्शंस में वोट, इलेक्शंस करेंगे, लोग उनमें वोट देंगे, तभी रूलर जो इलेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन मेन राइज होता है। इसके लिए हम फीचर्स पर चलेंगे। अब इसको फोकसली देखेंगे हम लोग, इसको ध्यान से देखेंगे। हम इस पे अगर गौर फरमाएंगे तो हमें बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा कि डेमोक्रेसी एक्चुअली होती क्या है। फीचर्स से हमें बहुत अच्छे से इस चीज को हम समझ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट फीचर, गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल एंड डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर्स। ये क्या बोल रहा है पॉइंट, बहुत कुछ बोल रहा है ये बोलता है कि जो गवर्नमेंट है वो किस पे बेस्ड है, पीपल पर बेस्ड है, विल ऑफ द पीपल, और जो डिसीजंस हैं, राइट, वो इलेक्टेड लीडर्स के थ्रू ही लिए जा सकते हैं। मैं इसमें एक और चीज बताना चाहती हूँ। इसी पॉइंट पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। वी लिव इन इंडिया, राइट। इंडिया की 125 करोड़ जनता है, तो सारी की सारी तो नहीं उनका डिसीजन के लिए वो तो गद्दी पे नहीं बैठ सकते ना। सो यही बात बताई है कि बेस तो पीपल होते हैं, बट जो डिसीजन है वो लीडर्स के थ्रू लिया जाता है। जो हम इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, जिनको हम चुनते हैं, उन्हीं के थ्रू लिया जाता है, राइट। इसमें क्या हम एक्सप्लेन करेंगे इसे, बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल। सेम हुई बात कि जो लोग हैं, जो बोल रहे हैं, जो वोट दे रहे हैं जिन्हें, उन्हीं को चुना जाएगा। फंक्शंस अकॉर्डिंग टू कंसेंट, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो फंक्शंस होते हैं वो उनकी सहमति से ही लिए जाएंगे, उनकी बात पर ही लिए जाएंगे। कांट इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इंटरेस्ट, जो लोगों का इंटरेस्ट है, उसको इग्नोर नहीं कर सकती। वो अपनी मर्जी से सरकार को नहीं चला सकती है, राइट। वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकती है। इस पे मैं आपको बात बोलना चाहती हूँ। जैसे कि सपोज जो हरियाणा की गवर्नमेंट है, राइट, हरियाणा की गवर्नमेंट उसी अकॉर्डिंग काम करेगी जिस अकॉर्डिंग लोगों का इंटरेस्ट है। जिन लोगों ने गवर्नमेंट बनाई है, जिन लोगों ने सरकार चुनी है, वो क्या चाहती है। मेन सपोज जो लोग हैं वो, उनकी बेसिक नीड्स क्या हैं, वो ये चाहते हैं कि पॉल्यूशन ना रहे, वो ये चाहते हैं कि उनको फूड जो है वो मिनिमम प्राइस पर मिल जाए, वो ये चाहते हैं कि उनकी 4 लेन जो रोड है, राइट, 4 लेन रोड बन जाए। तो मेन जो मुद्दे हैं, जो मेन बेसिक बात है, वो ये चाहते हैं कि जो किसान हैं उनको कम से कम उनको जो मतलब ज्यादा से ज्यादा उनका रेवेन्यू हो और कम से कम उनको जो उनकी जो कर्जा है वो माफ किया जाए, राइट। इस तरीके से बेसिक नीड्स है ये, राइट। तो इस जो
मेन बेसिक नीड है, जो बेसिक बातें हैं लोगों की, उसको गवर्नमेंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट इस बात को ध्यान में नहीं रखती है तो जो लोग हैं उसको एक टाइम रहते 5 साल बाद उसको हटा सकते हैं। जो इलेक्टेड पर्सन चुना है, राइट, जैसे जो सीएम चुने गए हैं, उनको हम उनके पद से हटा सकते हैं। तो ये चीजें जो होती हैं, ये लोगों के इंटरेस्ट को, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना जरूरी है। उसके बाद आता है कीप इन माइंड पब्लिक इंटरेस्ट फॉर मेक प्लान्स एंड पॉलिसीज। इसमें ये बात आ जाती है कि पब्लिक के इंटरेस्ट को जब पॉलिसीज और प्लान्स को बनाती है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो जब प्लान्स और पॉलिसीज बनाएगी तो लोगों के इंटरेस्ट को बिल्कुल ध्यान में रखेगी। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज कोई 4 लेन बनाना है या कोई ब्रिज बनाना है, तो वहां से या कोई भी जो एरिया कवर करना है गवर्नमेंट ने, और वहां पर अगर किसी पर्सन की जमीन है, उसको वो टेक ओवर कर सकती है, पर उसके बदले ये भी होना चाहिए कि वो उस पर्सन का अपनी जमीन को देने में इंटरेस्ट है या नहीं है, राइट। या और भी कोई पॉलिसीज बना रही है गवर्नमेंट, ये किसी भी तरीके की पॉलिसीज लोगों के लिए बना रही है, तो उसको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि लोगों का इससे भला हो रहा है या नहीं, लोग ये चीज चाह रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिसीजन टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स। जो इलेक्टेड लीडर होता है, जो चुना हुआ पर्सन होता है, वो ही डिसीजन लेता है, राइट। तो ये जो है, ये इसके अंदर फीचर्स कवर होते हैं। सो अब हम लोग एग्जाम्पल लेकर चलेंगे पाकिस्तान का, राइट। पाकिस्तान का हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। यहां पर मैं आपको बता रही हूं, ये अक्टूबर 1999 की बात बता रही हूं मैं, जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया था, उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ लीडर मिलिट्री को, जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे, उन्होंने एक मिलिट्री जो कूप थी उसको वो क्या कर रहे थे, वो उसको होल्ड कर रहे थे, उसको पावर में थे, वहां उसकी पावर में थे, ठीक है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक मिलिट्री कूप को होल्ड किया, जो उसके वो ऑफिसर थे, राइट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव, कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया। उन्होंने खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव है कंट्री के। उन्होंने फिर उसके बाद क्या किया, अपना जो पद था, डेजिग्नेशन था, चीफ एग्जीक्यूटिव से चेंज करके उन्होंने प्रेसिडेंट का पद उन्होंने ले लिया, राइट। उन्होंने अपना जो प्रेसिडेंट का डेजिग्नेशन था वो ले लिया। उसके बाद उन्होंने कुछ टाइम बाद ही अपना जो टाइम पीरियड था उन्होंने वो एक्सटेंड कर दिया, 5 इयर्स एक्सटेंशन कर लिया उन्होंने। उसके बाद क्या होता है, वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज। उसके बाद क्या होता है कि जो पाकिस्तानी मीडिया जो थी, राइट, जो पाकिस्तानी मीडिया थी या जो वहां के लोग थे, उन्होंने ये कहा कि ये जो रेफरेंडम था, ये जो मतों को इकट्ठा किया गया था, जो बताया गया था हमें कि मेजॉरिटी से जो हमें रेफरेंडम हुआ है हमारी गवर्नमेंट के लिए, जो जिन मतों को इकट्ठा करके जो परवेज मुशर्रफ हैं वो आगे 5 इयर्स एक्सटेंड कर दिए हैं, वो प्रेसिडेंट का पद उन्हें मिल गया है। तो ये जो सब चीजें हैं ये फ्रॉड हैं। रेफरेंडम का मतलब होता है मतों को इकट्ठा करना, जो पूरा मतों का संग्रह होता है, राइट। तो ये बताया गया कि ये जो रेफरेंडम था ये एक फ्रॉड था, राइट। 2002 की बात चल रही है। अब लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो था वो अमेंडेड किया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, और वहां पर जो वर्क था, जो सिविलियन कैबिनेट का, वो सुपरवाइज कौन करते थे, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो थे वो क्या कर रहे थे, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो थे वो सुपरवाइज, उसी के थ्रू सुपरवाइज किया जाता था। जो सिविलियन कैबिनेट का काम था वो एनएससी के द्वारा ही क्या किया जाता था, एनएससी के द्वारा ही सुपरवाइज किया जाता था, जिसको डोमिनेट कौन कर रहे थे, मिलिट्री ऑफिसर कर रहे थे, जिनको डोमिनेट भी मिलिट्री ऑफिसर कर रहे थे। इलेक्शंस किए गए वहां पर, राइट। और जो फाइनल पावर थी
इलेक्शंस वगैरह किए गए, कुछ पावर्स जो और इलेक्टेड पर्सन थे उनको दे दी गई, थोड़ी छोटी मोटी पावर्स। बाकी जो फाइनल पावर थी वो मिलिट्री ऑफिसर के पास थी और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास खुद थी। तो क्या हमें इस पॉइंट्स को पढ़ के लगता है कि वहां पर एक जो पाकिस्तान है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है? हमें ऐसा लगता है कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? सारी चीजें तो दिखावे के लिए ये किया जा रहा था कि लोगों का शासन है, आप लोगों ने मुझे चुना है, बट वो सब चीजें फेक थी, वो सब चीजें झूठी थी, राइट? तो और दिखा के और उसके बाद सारी पावर अपने पास रखना, कुछ भी करना भी नहीं। तो उस चीज से ये पता लगता है हमें कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि लोगों के द्वारा शासन किया जाता है, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये बोल रहा था फीचर, गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल एंड डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर्स, यही हमारा पॉइंट बोल रहा था। बट इसके अंदर जो ये एग्जाम्पल मैंने दिया है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कही जा सकती। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए सिर्फ और सिर्फ यही जरूरी नहीं होता कि जो इलेक्शंस हैं वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में हेल्ड हो, जो इलेक्शंस हैं वो रेगुलरली हो, सिर्फ और सिर्फ यही सफिशिएंट नहीं है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, राइट? इसके साथ साथ इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर। जो इलेक्शंस हैं वो फ्री और फेयर होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि सारी कंट्री के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो फेयर हो, राइट? इसको मैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आपको बताना चाहती हूँ। अब हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं चाइना का। चाइना के एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ किस तरीके से फ्री और फेयर इलेक्शन होनी चाहिए। बट आप खुद बताएंगे कि क्या चाइना का जो मैं एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ उस एग्जाम्पल से क्या फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं? लेट्स सी। देखिए, एग्जाम्पल चाइना का, इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर 5 years। हर 5 साल बाद इलेक्शंस तो होते हैं, रेगुलरली होते हैं। फॉर इलेक्टिंग कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड, ये जो आपको मैंने बताया है ये कराती हैं क्वेंगो, रैनमिन, डाइबियो, दहवी, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ये जो है ये इलेक्शंस कराती हैं और 5 साल बाद होते हैं। एनपीसी, नेशनल पीपल कांग्रेस, हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री। इन्हीं के पास पावर है कि कंट्री का जो प्रेसिडेंट है वो चुनेंगी। एनपीसी के पास पावर है। नेक्स्ट, नियरली 3000 मेंबर्स जो होते हैं इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना। ऑल ओवर द चाइना से कम से कम 3000 लोग जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं। कुछ आर्मी के थ्रू भी, आर्मी के द्वारा भी इलेक्ट किए जाते हैं। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस होने से पहले कैंडिडेट को किस चीज के अप्रूवल की जरूरत है? कैंडिडेट को अप्रूवल की जरूरत है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की। चाइनीज कम्युनिस्ट जो पार्टी है वहां पर उनका जो मेंबर है वो होने की रिक्वायरमेंट है, राइट? अगर आप चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं तभी आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। ये पार्टी और 8 छोटी मोटी और पार्टीज हैं जिनका मेंबर होना बहुत जरूरी है। अगर आप उनके मेंबर हैं तभी आप इलेक्शन को में खड़े हो सकते हैं। गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। लास्ट में हमने इतना सब कुछ पढ़ा और हमें क्या पता लग रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो किसकी बनेगी? कम्युनिस्ट पार्टी की। जो बन रही है वो किसकी बन रही है? कम्युनिस्ट पार्टी की। तो यही चीज मैंने आपको समझाई कि ये हमने पूरा एग्जाम्पल लिया चाइना का। चाइना के एग्जाम्पल से ये ठीक है कि हाँ जी की रेगुलर जो इलेक्शंस है वो हेल्ड हो रहे हैं, राइट? पूरा एक एनपीसी के पास पावर है कि प्रेसिडेंट उसको चुनेंगी, राइट? सब कुछ हो रहा है, बात सब ठीक है। बट जो बाद में पार्टी बन रही है वो कम्युनिस्ट पार्टी की ही जो प्रेसिडेंट है वो बन रहा है। इलेक्शंस कौन जीतता है, गवर्नमेंट कौन बनाता है? कम्युनिस्ट पार्टी ही बनाएगी, राइट? तो ये आपका मैंने एग्जाम्पल लिया। आप खुद देखेंगे, आप खुद पता करें, खुद आपको पता लगेगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो हमारा सेकेंड फीचर था उसमें ये जो एग्जाम्पल कवर हो रहा है या नहीं, राइट? उसके बाद मैं आपको एक और भी बात बताना चाहती हूँ कि जो चाइना है उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो
स्ट्राइक और प्रोटेस्ट नहीं कर सकती है, राइट? कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ग्रुपिज्म है, राइट, वो कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, सड़कों पे नहीं उतर सकता, उनके पास कोई पावर नहीं है, उनको मार दिया जाता है, राइट? ऐसा स्टूडेंट्स के साथ भी हुआ था जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था और वो सब के सब मारे गए थे। अब हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं मैक्सिको के एग्जाम्पल से हम लोग ये देखते हैं कि पहले हम लोगों ने चाइना का एग्जाम्पल लिया था, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं मैक्सिको का, राइट? मैक्सिको के एग्जाम्पल से हम क्या देखते हैं, सिंस इंडिपेंडेंस इन 1930 से इलेक्शंस जो हैं हेल्ड तो हो रहे हैं 6 इयर्स, हेल्ड एवरी 6 इयर्स, हर 6 साल बाद वहां पर इलेक्शंस तो होते हैं, राइट? इलेक्शंस नेवर बीन अंडर अ डिक्टेटर और मिलिट्री रूलर, कोई भी डिक्टेटर या मिलिट्री रूलर के अंडर में कोई भी इलेक्शन नहीं होते हैं, राइट? यहां तक तो बात ठीक है कि भाई 6 साल बाद इलेक्शंस भी हो रहे हैं, रेगुलर इंटरवल में हो रहे हैं, कोई मिलिट्री ऑफिसर वगैरह वो हेल्ड नहीं कर रहे हैं। एवरी इलेक्शंस, आगे देखते हैं क्या होता है। एवरी इलेक्शंस वर वॉन बाय अ पार्टी। अब 2000 से, जो ईयर 2000 था, उससे एक ही पार्टी जीतती जा रही है। कौन सी? PRI। एक पार्टी है वही जीतती जा रही है सारे इलेक्शंस। PRI, इसकी फुल फॉर्म मैंने लिखी है, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। यही हमेशा सारे इलेक्शंस जीतती जा रही है। अपोजिशन पार्टी डिड कंटेस्ट इलेक्शंस, राइट? जो अपोजिशन पार्टी है वो इलेक्शंस तो हेल्ड करती है, वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है, कंटेस्ट करती है, बट नेवर बीन विन, राइट? वो कभी भी नहीं जीत पा रही है, नेवर विन, कभी भी नहीं जीत पा रही है। गवर्नमेंट यूज्ड ऑल मशीनरी टू विन। जो गवर्नमेंट है वो हर तरीके की पैतरे अपना रही है, हर मशीनरी यूज कर रही है जीतने के लिए। नेक्स्ट, ऑल दोज हु एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम कर रहे हैं उनको पार्टी मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती हैं। जो गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स हैं वो पेरेंट्स को फोर्स कर रही हैं कि प्लीज PRI में वोट दो, प्लीज PRI को वोट दो, PRI जो हमारी पार्टी है उसको वोट दो, राइट? मीडिया जो है वो PRI के लिए वर्क कर रही है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सारी चीजें जो है वो कंट्रोल्ड हैं, एक ही गवर्नमेंट के थ्रू वो कंट्रोल्ड हैं। पूलिंग बूथ जो है वो शिफ्ट कर दिए जाते हैं, जिससे जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, जिससे क्या होता है कि जो वोटर हैं, जो वोटिंग देने आए हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और लास्ट पॉइंट क्या आता है कि जो PRI है वो स्पेंड कर रहा है अ लार्ज सम ऑफ मनी। जो PRI जो एक पार्टी है जो हमेशा जीत रही है, वो कैंपेनिंग करने के लिए, अपने मेंबर के लिए, अपने इलेक्टेड मेंबर्स के लिए की कैंपेनिंग के लिए खूब पैसा खर्च कर रही है। तो क्या आप खुद देखिए, मैंने आपको पहले पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया था फर्स्ट फीचर के लिए, सेकंड फीचर के लिए मैंने आपको चाइना और मैक्सिको का एग्जाम्पल दिया। तो शुड बी कंसीडर दीज पॉइंट्स, हमें क्या ये वाले पॉइंट्स जो है, हमारी जो बात है, इसको कंसीडर करना चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए? क्या आपको लगता है कि ये जो कंडीशंस है ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए फुलफिल हो रही हैं? नहीं, ये हमारी कंडीशंस जो है फुलफिल नहीं हो रही हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड पॉइंट पर। सो द थर्ड फीचर इज 1 person 1 vote 1 value, 1 person 1 vote 1 value। इंडिया हमेशा यही कहता है 1 person 1 vote 1 value। हर पर्सन को जो 18 साल से ऊपर है उसको वोट देने का राइट है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मेल है, फीमेल है या अदर जेंडर का है, उसको वोट देने का राइट है, राइट? तो यही चीज हम पढ़ते हैं। इंडिया हैव अ सिस्टम ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। इंडिया का जो सिस्टम है वो एडल्ट फ्रेंचाइज को फॉलो करता है। एडल्ट फ्रेंचाइज किसे बोलेंगे हम लोग? एडल्ट फ्रेंचाइज हम
इसे बोलेंगे जो इंडिया का सिटीजन होगा, कोई भी जो पर्सन है वो इंडिया का सिटीजन, बट इंडिया का सिटीजन बोला है मैंने, इंडिया की जिसके पास नागरिकता है, राइट, वो 18 इयर्स या उससे अबव की जो एज है उसको राइट है वोट देने का, वो वोट दे सकता है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, सेक्स के, रेस के, रिलीजन के, कास्ट के, राइट। कोई भी धर्म जाति का है उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और वो इंडिया में रहता है, उसको वोट देने का राइट है। तो ये हमारा पॉइंट आता है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू के अंदर, राइट। इसको हम एक एग्जाम्पल से लेकर चलेंगे। आप मुझे बताएंगे कि क्या ये जो पॉइंट है, ये जो हेडिंग है, ये इस एग्जाम्पल में फिट बैठ रही है या नहीं। अब हम लोग एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं किसका, कुछ कंट्रीज हैं जिनका मैं एग्जाम्पल से आपको ये बताऊंगी कि आपका जो थर्ड पॉइंट है 1 वोट 1 वैल्यू 1 वोट 1 वैल्यू एंड 1 वोट 1 वैल्यू और 1 पर्सन का, ये हमारा इसमें काउंट हो रहा है या नहीं हो रहा, राइट। सो लेट्स सी, देयर आर सम कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, जहां पर सऊदी अरेबिया के अंदर वुमेन्स को वोट देने का राइट नहीं है, राइट। नेक्स्ट, एस्टोनिया हैज मेड इट्स सिटीजनशिप रूल, उसके अपने सिटीजनशिप रूल्स हैं जहां पर पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। जो रशियन माइनॉरिटी के लोग हैं उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है वोट देने के लिए, राइट। और लास्ट है फिजी। फिजी के अंदर एक ऐसा इलेक्टोरल सिस्टम है जहां पर जो इंडिजीनियस फिजी हैं उनके वोट की ज्यादा वैल्यू है रेदर देन इंडियन फिजी, ठीक है। तो एक कंट्री के अंदर अगर 2 तरीके के लोग रह रहे हैं जिनके पास जो हैं आपके उसी कंट्री के, बट चाहे वो बेसिकली कहीं बाहर से थे, ठीक, तो उनको वोट देने का क्या राइट नहीं है, उनके वोट की वो वैल्यू नहीं है। क्या ये जो मेरे एग्जाम्पल है ये इस पॉइंट को फुलफिल कर रहा है कि 1 पर्सन 1 वोट और 1 राइट? क्या लग रहा है आपको कि ये जो वैल्यूज हैं, जो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, क्या ये कंसीडर हो रहे हैं, राइट? डेमोक्रेसी के अंदर हमेशा यही कहा जाता है कि एडल्ट सिटीजन का जो 1 वोट है उसकी 1 वोट की 1 वैल्यू उसकी वैल्यू है, राइट। बट ये जो एग्जाम्पल है ये इसमें कंसीडर नहीं हो रहा है। इस एग्जाम्पल से हमें ये लग ही नहीं रहा कि जो डेमोक्रेसी है इट इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, राइट। ये पॉलिटिकल इक्वालिटी का फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं कहा जा रहा। नेक्स्ट हम फीचर लेकर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, राइट। इसके अंदर हम लोग क्या बोलते हैं कि लॉ का रूल है और राइट्स के लिए रिस्पेक्ट होगी ही होगी, कि जिस पर्सन का जो राइट है वो उसको मिलेगा ही मिलेगा। कैसे? इलेक्शंस बेसिक पैरामीटर, जो गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसका इलेक्शन जो है वो बेसिक पैरामीटर है। इलेक्शन जो है वो बेसिक पैरामीटर तो है, बट ये भी बहुत जरूरी है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए कि वो जो इलेक्शंस के बाद एक सही ढंग से काम कर रही है या नहीं। वो काम भी तो करनी चाहिए, हमने तो सरकार बना दी, बट वो काम भी करनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा टास्क है, राइट। इट रन्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो सरकार सत्ता में आती है कॉन्स्टिट्यूशन को वही रन कर रही है, उसके अकॉर्डिंग वही काम कर रही है। रन करने का मतलब मेरा ये हो जाता है कि उसी के अकॉर्डिंग ही काम करा जा रहा है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिस तरीके से 2019 के अंदर चेंजेस हुए, राइट, उसमें कुछ अमेंडमेंट हुए, चेंजेस हुए, तो जो सरकार हमने चुनी है वो एक काबिल सरकार है या नहीं। नेक्स्ट आता है इट रिस्पेक्ट पीपल अपोजिशन। ये ऐसी सरकार भी होनी चाहिए
जो अपोजिशन पार्टी की भी रिस्पेक्ट करे, उसके जो व्यूज हैं, उसके जो थॉट्स हैं, राइट, उसके जो बात है उसका भी मान सम्मान रखे, उसका कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जरूरी नहीं है कि हर एक पर्सन के व्यूज सिमिलर हों। तो अपोजिशन पार्टी में जो पर्सन बैठा है जरूरी नहीं है कि उसकी बातें भी जो पार्टी सत्ता में है उसके व्यूज उसके साथ मिले। तो ये जरूरी होता है कि पीपल जो अपोजिशन पार्टी के हैं उनकी भी व्यूज की, उनके इंटरेस्ट की, उनका भी मान सम्मान रखें, राइट। सिटीजन्स प्रोवाइड बेसिक राइट्स एंड सिटीजन्स को बेसिक राइट प्रोवाइड किया जाता है, और रूलर्स जो होते हैं उनकी ड्यूटी होती है कि वो प्रोटेक्ट करे बेसिक राइट्स का। जो ऑल सिटीजन्स हैं उनको बेसिक राइट्स तो प्रोवाइड कर दिए, बट जो पार्टी सत्ता में है, जो रूलर्स हैं, वो ही हमारे जो बेसिक राइट्स हैं उनका मान सम्मान ही नहीं कर रही, उनको फुलफिल ही नहीं कर रही, तो उन राइट्स का कोई भी मतलब नहीं रह जाता। यही चीज मैंने आपको बताई कि रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स, जो रूल्स बनाए जा रहे हैं, जो रेगुलेशंस हैं लॉ के अकॉर्डिंग, और जो राइट्स हैं उनका भी मान सम्मान करना है। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से लेकर चलेंगे जिसमें आप मुझे बताएंगे कि क्या ये सही है, ये जो पॉइंट है ये हमारा उस जो एग्जाम्पल है उसमें कवर हो रहा है या नहीं। अब बात आती है एग्जाम्पल जिम्बाब्वे के, राइट। जिम्बाब्वे के एग्जाम्पल से हम क्या देखेंगे कि जिम्बाब्वे जो है उसने व्हाइट माइनॉरिटी रूल जो है वो उसके थ्रू इंडिपेंडेंस कर रखी है 1980 से, ठीक है। उसके बाद जो कंट्री है वो रूल कर रही है, एक पार्टी है वहां पर ज़ैनू पीएफ। इसी पार्टी के थ्रू जो जिम्बाब्वे है वो अपनी कंट्री पे रूल कर रही है। उसके लीडर रॉबर्ट मुगैबे, जो उनके लीडर हैं वो रॉबर्ट मुगैबे हैं। इलेक्शंस रेगुलरली हेल्ड होते हैं, और जो इलेक्शंस हैं वो कौन जीतता है, ज़ैनू पीएफ पार्टी ही जीतती है, राइट। जो प्रेसिडेंट है मुगैबे, ये पॉपुलर तो बहुत हैं, बट ये अनफेयर प्रैक्टिस की वजह से इलेक्शंस को जीत पाते हैं, ये गलत तरीकों से इलेक्शंस को जीतते हैं। गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने क्या किया, पार्टी जब सत्ता में आ जाती है तो उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया सेवरल टाइम्स एंड इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट की पावर को ये क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, राइट। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स हैरेस्ड होते हैं, पब्लिक प्रोटेस्ट किए जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन की जाती है, बट कोई असर नहीं होता। पार्टी को इलीगल भी साबित कर दिया जाता है पर कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो सब कंट्रोल में है, किसके, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। कोर्ट के जो ऑर्डर हैं जो उनको भी गवर्नमेंट क्या कर देती है, इग्नोर कर देती है। तो क्या आप ये बताएंगे मुझे कि क्या जिम्बाब्वे जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? इससे आपको लग रहा है इन पॉइंट से पढ़ के कि जिम्बाब्वे जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? नहीं, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये मेरा जो फीचर था रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, इसमें कंसीडर नहीं होता। राइट्स को आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आप रूल्स को नहीं फॉलो कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंजेस पे चेंजेस करे जा रहे हो, तो ये चीजें इसमें कंसीडर नहीं होती। तो आज हम लोगों ने डेमोक्रेसी के फीचर्स पढ़े, राइट। 4 फीचर्स पढ़े हमने, जिसमें हमने सब चीजें पढ़ी कि किस तरीके से, और हमने उसकी कंट्रीज के एग्जाम्पल्स भी काउंट किए, राइट। हमने फीचर में ये पढ़ा कि विल ऑफ द पीपल, जो गवर्नमेंट है वो बेस्ड किस पे है, विल ऑफ द पीपल, राइट। एंड डिसीजंस जो होते हैं वो इलेक्टेड लीडर्स के थ्रू लिए जाते हैं। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। थर्ड हमने पढ़ा 1 पर्सन 1 वोट 1 राइट का, राइट। और फोर्थ अभी हमने यही रीड किया कि किस तरीके से जो रूल्स है, लॉ के रूल बनाए जाते हैं और जो राइट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। तो ये जो हमने चैप्टर के अंदर फीचर्स पढ़े हैं ये सारे हमारे एक साथ मैंने आपको
जो कवर कराए हैं, इससे आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि डेमोक्रेसी कहाँ है और कहाँ नहीं है, डेमोक्रेसी कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इंडिया के अंदर ही डेमोक्रेसी मेनली कही जाती है, राइट। सो व्यूअर्स, आपको ये भी पता होगा कि जो चाइना के अंदर जो मीडिया है, जो फेसबुक है, जो गूगल है, राइट, इस पे बैन किया हुआ है। कोई भी जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अपनी जो बात है वो बाहर तक नहीं पहुंचा सकती, इस पे बैन है। जो ऐसा करता हुआ नजर आता है उसको मार दिया जाता है। सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसके नेक्स्ट पार्ट भी देखने हैं तो प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक सेंड किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।